दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने इंसेप्शन मूवी को एक्सप्लेन किया था, जिसने आप सभी के दिमाग को हिलाकर रख दिया। उस मूवी में लीड रोल कर रहे थे हम सबके चहीते लियोनार्डो द कैप्रियो। इसके बाद जब मैं इंसेप्शन जैसी एक और जबरदस्त थ्रिलर मूवी ढूंढ रहा था, जिसकी कहानी एकदम यूनिक हो और जिसमें आपको लास्ट मिनट तक सीट से उठने का मौका न मिले, तो मेरे सामने आई ये माइंड ब्लोइंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.1 और जिसके मुख्य किरदार में आपको फिर से एक बार लियोनार्डो द कैप्रियो देखने को मिलेंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए चलते हैं आज की इस शानदार एक्सप्लेनेशन की तरफ, जिसका नाम है शटर आइलैंड। मूवी को आसानी से समझने के लिए आपको इसके कुछ बेसिक डिटेल्स बताना जरूरी है, ताकि आप उसको उसी इंटरेस्ट के साथ देख पाएं। इस मूवी की कहानी टेडी डेनियल्स और एंड्रू लेडिस के चारों ओर घूमती है, जो दोनों ही एक ही आदमी के नाम हैं। पूरी कहानी शटर आइलैंड पर बने एशक्लिक हॉस्पिटल के अंदर चलती है, जहां मेंटली इल लोगों का इलाज किया जाता है। इस इलाज के लिए यहाँ 2 मेन डॉक्टर्स हैं, जिसमें से एक है डॉक्टर कॉली और दूसरे हैं डॉक्टर जेरमिया। डॉक्टर कॉली को विश्वास है कि लोगों को दवाई और थेरेपी के जरिए ठीक किया जा सकता है, जबकि जेरमिया ऐसा नहीं सोचते। उनका कहना है कि इस तरह के मेंटली इल लोग थेरेपी से ठीक नहीं हो सकते, उनको लबोटोमाइज करना ही एक अकेला रास्ता है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लबोटोमाइज एक ऐसी टेक्निक है जिसमें लोगों के दिमाग के उस हिस्से को सर्जरी करके निष्क्रिय कर दिया जाता है जो लोगों के इमोशंस को कंट्रोल करता है। इससे वो आदमी पहले जितना एग्रेसिव तो नहीं रहता, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी एक ऐसे इंसान के तौर पर ही रह जाती है जिसके अंदर भावनाओं के नाम का कुछ नहीं होता। अब इस हॉस्पिटल के अंदर सबसे खतरनाक और वायलेंट पेशेंट है एंड्रू लेडिस, इसलिए डॉक्टर जेरमिया चाहते हैं कि उसको लबोटोमाइज कर दिया जाए, जबकि डॉक्टर कॉली उनसे कहते हैं कि मैं एक मेंटल थेरेपी इस्तेमाल करना चाहता हूँ, जिससे हम बिना सर्जरी के एंड्रू को ठीक कर सकते हैं। अब काफी देर तक डिस्कशन करने के बाद डॉक्टर जेरमिया इसके लिए मान जाते हैं। डॉक्टर कॉली अब इस थेरेपी की शुरुआत करते हैं, जो बेसिकली एक तरह का एक्सपेरिमेंट है। इसके द्वारा पेशेंट को रोल प्ले के जरिए सच्चाई से रूबरू करवाया जाता है, ताकि उसके सबकॉन्शियस माइंड को एक झटका लगे और उसका दिमाग ठीक हो सके। अब सुनने में ये काफी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन मूवी के आगे चलते चलते आप इसका मतलब समझ जाएंगे। एंड्रू यहाँ पर एक पेशेंट तो है, लेकिन पहले वो एक US मरीन हुआ करता था। आर्मी छोड़ने के बाद उस पर अपनी बीबी को मारने का इल्जाम लगा था और इसके साथ ही उसके बच्चों की भी मौत हो गई थी, जिसकी वजह से वो इतना पागल हो गया कि सच्चाई को कबूल ही नहीं कर पाया और फिर उसे इस हॉस्पिटल में लाया गया। अब असल में हुआ क्या था ये तो आपको आगे पता चलेगा, लेकिन उस हादसे से एंड्रू का दिमाग इतना हिल गया था कि वो अब खुद को एंड्रू नहीं बल्कि टेडी डेनियल्स कहता था और खुद को अभी भी एक US एजेंट समझता था। वो समझता था कि उसे इस आइलैंड पर रेचल सोलांडो नाम की एक पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने साथी चक के साथ भेजा गया है। अब ये चक भी असल में और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर कॉली का असिस्टेंट और एंड्रू का प्राइमरी साइकियाट्रिस्ट है, और वो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर एंड्रू के साथ उसका साथी बनकर ही रहेगा। अब ये तो हुआ इस मूवी का कॉन्सेप्ट, जिसके बाद शुरू होती है मूवी। मूवी की शुरुआत में हम टेडी और चक को देखते हैं, जो कि बोट पर सवार होकर शटर आइलैंड पर जा रहे हैं। टेडी उससे रेचल सोलांडो के बारे में डिस्कस कर रहा है, जैसा कि टेडी ने अपने दिमाग में बसा रखा था। वो चक से कहता है कि हमें रेचल का केस बहुत ही सावधानी से इन्वेस्टिगेट करना होगा और जल्दी उसे ढूंढ निकालना होगा। इस बीच हम देखते हैं कि टेडी को बार बार वोमिटिंग होती रहती है, जैसे उसे बोट में सफर करने में कोई परेशानी हो रही हो। खैर, अपने आप को संभालते हुए वो बोट में ऊपर आ जाता है और फिर से चक से बात करने लगता है। इस बार वो कहता है कि मेरी बीबी घर में आग लगने की वजह से मारी गई, इस बात का मुझे बहुत दुख है। चक को एहसास होता है कि कम से कम एंड्रू यानी टेडी को इतना तो याद है कि उसकी एक बीबी थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद वो टेडी से कहता है, बॉस, आपकी इस ट्रेजेडी पर मुझे भी काफी दुख है। चक यहाँ उसे बार बार बॉस कहकर पुकारता है, ताकि टेडी भी खुद को एजेंट ही समझे। खैर, अब वो दोनों उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और उनको देखते ही सारे गार्ड्स उनकी तरफ आने लगते हैं। इसके बाद वहां का वार्डन आकर दोनों से कहता है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अंदर जाने से पहले आपको अपनी गन यहाँ छोड़नी होगी। अब टेडी को तो गन निकालने का आइडिया था, इसलिए वो फौरन अपनी गन दे देता है, लेकिन वहीं चक को गन रखना या निकालना नहीं आता था, इसलिए उसे ये चीज करने में थोड़ी दिक्कत होती है। हालांकि टेडी को ये देखकर थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन वो इस बात को ज्यादा नोटिस नहीं करता। अब यहाँ हमें बताया जाता है कि पेशेंट्स को यहाँ पर 3 बिल्डिंग्स में रखा जाता है। पहली बिल्डिंग में मेल पेशेंट्स हैं, दूसरी बिल्डिंग में फीमेल पेशेंट्स हैं
और तीसरी बिल्डिंग में वो पेशेंट्स हैं जो काफी एग्रेसिव हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब टेडी कहता है कि चलो चक, हमें यहाँ के डॉक्टर से मिलकर ही अपने केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी होगी। इसके बाद दोनों डॉक्टर कॉली के पास पहुँचते हैं। डॉक्टर पहले टेडी को एक दवा देते हैं क्योंकि पानी में किए गए सफर की वजह से टेडी को अभी तक वोमिटिंग जैसा फील हो रहा था। दवा लेते ही टेडी को रिलैक्स मिलना शुरू होता है और इसके बाद वो डॉक्टर से पूछताछ करता है। डॉक्टर कॉली बताते हैं कि रेचल यहाँ से कैसे भाग गई ये हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि इस जगह से भागना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। वो टेडी को ये भी बताते हैं कि असल में रेचल ने अपने 3 बच्चों को पानी में डुबाकर मार दिया था, जिसकी वजह से वो ऐसे प्रिटेंड करती थी जैसे वो तीनों मरे नहीं हैं बल्कि उसके साथ हैं। वो ये मानती थी कि इस आइलैंड पर रह रहे सभी डॉक्टर्स और पेशेंट्स उसके पड़ोसी हैं। हालांकि हमने उसका इलाज करना शुरू किया और उसे समझाया कि सच वो नहीं है जो वो सोच रही है, लेकिन उसने हमारी बात नहीं मानी और वो अपनी दुनिया में ही मगन रहती थी। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये बात असल में जानबूझकर टेडी के दिमाग में डाली जा रही है ताकि वो इस बात को खुद से रिलेट कर सके। डॉक्टर से रेचल के बारे में ये सुनने के बाद टेडी थोड़ा अजीब सा फील करता है, लेकिन फिर वो नॉर्मल हो जाता है और अपनी आगे की इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है। बाहर जाकर वो देखता है कि सभी गार्ड्स रेचल को ढूंढने में लगे हुए हैं और तभी उसकी नजर एक लाइट हाउस पर पड़ती है, जिस पर उसे शक होने लगता है कि शायद वहाँ पर रेचल हो सकती है। टेडी डॉक्टर कॉली से कहता है कि मैं हॉस्पिटल के हर डॉक्टर और स्टाफ को इंटेरोगेट करना चाहता हूँ, साथ ही मैं हॉस्पिटल के हर पेशेंट की ऑफिशियल डिटेल्स भी देखना चाहता हूँ। डॉक्टर कॉली टेडी से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये उनके प्रोटोकॉल के खिलाफ है। असल बात ये थी कि अगर वो उसको सभी पेशेंट्स के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दिखा देते तो टेडी भी अपना केस उसमें देख लेता और फिर ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता। इसके बाद टेडी रेचल के रूम में जाता है, जहां उसे एक कागज की चिट मिलती है जिस पर 2 चीजें लिखी थी। एक थी द लॉ ऑफ 4 और दूसरी थी हु इज 67। ये चिट देखकर टेडी उसके बारे में सभी से पूछता है, पर किसी को नहीं पता कि वो चिट यहाँ कैसे आई और इस पर लिखे हुए शब्द का मतलब क्या है। टेडी इसको डिकोड करने के लिए अपने पास रख लेता है और आगे की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। इसके बाद वो चक के साथ मिलकर पूरे स्टाफ से पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि एक दिन पहले रेचल की थेरेपी हुई थी, जिसे डॉक्टर शियान ने कंप्लीट किया था। टेडी पूछता है कि क्या हम डॉक्टर शियान से मिल सकते हैं, तो डॉक्टर कॉली कहते हैं कि वो तो आज सुबह ही वैकेशन पर चले गए हैं। टेडी कहता है कि वाह, एक इतना खतरनाक पेशेंट गायब है और डॉक्टर शियान को घूमने की पड़ी है। डॉक्टर कॉली कहते हैं कि उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनकी वैकेशन पहले से ही प्लान थी। हालांकि टेडी इस बात से सेटिस्फाई नहीं होता और वो थोड़ा संदेह करने लगता है। इसके बाद डॉक्टर कॉली उसे डॉक्टर जेरमिया से मिलाने ले जाते हैं। अब यहाँ पर उन लोगों ने ठीक वही म्यूजिक प्ले कर रखा था जो उस वक्त का था जब टेडी यानी एंड्रयू आर्मी में था और उसके सामने एक जर्मन लीडर ने अपनी जान ले ली थी। उस म्यूजिक के जरिए वो टेडी के अनकॉन्शियस हिस्से को टच करना चाहते थे और ऐसा होता भी है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए वो अपने उसी पास्ट में चला जाता है और फिर अगले ही पल वापस आ जाता है। वापस आते ही उसे काफी इरिटेशन होने लगती है, क्योंकि कोई भी उसके सवालों का सीधा जवाब नहीं दे रहा होता और साथ में ये केस भी उलझा जा रहा था। फाइनली वो कहता है कि मुझे लगता है कि आप में से कोई भी इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर सीरियस नहीं है, इसलिए मैं अपने ऊपर अपनी रिपोर्ट करके दे दूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। इस बात से डॉक्टर कॉली और चक परेशान हो जाते हैं, क्योंकि टेडी अगर इस केस को नहीं सुलझाएगा तो उन लोगों का एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं होगा और फिर उन्हें टेडी की लैबोटोमाइज ही करनी पड़ेगी। इसलिए रात को चक उससे कहता है कि बॉस, आपने आज तक किसी भी केस को बिना सॉल्व किए नहीं छोड़ा है, तो फिर इसे कैसे छोड़ रहे हो? ये लोग अगर मदद नहीं कर रहे तो मत करने दो, आप अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करो, देखना हमें रेचल का सबूत जरूर मिल जाएगा। इस तरह फाइनली टेडी एक बार फिर से केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए मान जाता है और इस चिट को देखते देखते सो जाता है। रात को उसको अपनी वाइफ डोलेरिस का विजन आता है, जो उससे पूछ रही होती है कि क्या वो इसलिए इतना ड्रिंक करता है क्योंकि उसने वर्ल्ड वॉर 2 में इतने सारे लोगों को मारा था। अब यहाँ हमें एग्जैक्टली दिखाया जाता है कि उसकी बीवी के साथ क्या हुआ था, लेकिन मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा और आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। खैर, आगे विजन में टेडी देखता है कि उसने अपनी वाइफ को गले से लगा रखा है और फिर अचानक घर में आग लग जाती है, जिसमें उसकी बीवी राख हो जाती है। इससे हमें समझ में आ जाता है कि टेडी के दिमाग में आज भी उसकी वाइफ है, इसलिए उसे उसके विजन्स आते रहते हैं।
अब यहाँ अचानक टेडी अपनी नींद से जाग जाता है और देखता है कि उसके ऊपर सीलिंग से पानी टपक रहा है, जिससे उसे वैसा ही फील होता है जो वो पानी के सफर करते वक्त महसूस कर रहा था। अब अगली सुबह टेडी फिर से डॉक्टर कॉली से मिलता है और कहता है कि कल मैं अचानक तनाव की वजह से थोड़े गुस्से में आ गया था, लेकिन आप मुझे बताइए कि रेचल जिस बीमारी से ग्रसित थी वो कुछ ठीक हुई भी थी या नहीं। डॉक्टर कॉली कहते हैं कि रेचल को असल में एक थेरेपी का हिस्सा बनाया गया था, जिस वजह से उसे बीच बीच में दवा दी जाती थी, पर उसकी सबसे बड़ी दिक्कत थी वो सच्चाई से दूर भागती थी और उसने जो किया था वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। बेसिकली डॉक्टर कॉली उसे उसी के बारे में हिंट दे रहे थे, क्योंकि टेडी भी यही कर रहा था। वो अपनी दुनिया में जी रहा था, जबकि उसकी हकीकत कुछ और थी। खैर, इसके बाद टेडी उन 2 पेशेंट से जाकर मिलता है जिन्होंने रेचल के साथ लास्ट थेरेपी ली थी। यहाँ वो बार बार एंड्रयू लेडीज के बारे में पूछता रहता है, जिसको सुनकर वो दोनों पेशेंट्स अजीब सा रिएक्ट करते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि सामने बैठा टेडी खुद एंड्रयू है, तो वो एंड्रयू के बारे में क्यों पूछ रहा है। अब अचानक वो फीमेल पेशेंट टेडी से उसकी डायरी लेती है और उस पर कुछ लिख देती है। टेडी वो देख लेता है और चुप बना रहता है। इसके बाद टेडी और चक आइलैंड का मुआयना करने निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी वहाँ भयानक तूफान आ जाता है, जिसके बाद दोनों एक जगह जाकर छिप जाते हैं। यहाँ चक टेडी के दिमाग की कॉन्शियसनेस को छेड़ने के लिए उससे पूछता है कि बॉस, आप एंड्रयू के बारे में पूछ रहे थे, वो एंड्रयू कौन है? टेडी कहता है कि एंड्रयू लेडीज उसके अपार्टमेंट का एक मेंटेनेंस वर्कर था, जिसने अपनी बीवी को जलाकर मार दिया था और उसके बाद उसे इस हॉस्पिटल में लाया गया था। मैं ये इसलिए पूछ रहा था कि कहीं रेचल के गायब होने का कनेक्शन एंड्रयू से तो नहीं है, क्योंकि वो भी यहाँ नहीं है। इस बीच अचानक हमें एक वॉर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोग बर्फ में जम चुके होते हैं। इसके बाद वहाँ के सभी गार्ड सरेंडर कर देते हैं, लेकिन फिर भी सामने वाली सेना उनको जान से मार देती है। इसलिए टेडी को लगता है कि वो कोई वॉर नहीं था, बल्कि मर्डर था। इसी बीच वो चक से फिर से कहता है कि मुझे यहाँ एंड्रयू के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, और मैंने सुना है कि इस आइलैंड पर लोगों के दिमाग से छेड़छाड़ की जाती है। टेडी साथ में एक पेशेंट जॉर्ज की बात करता है, जिसने उसे ये सब बताया था कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। टेडी के दिमाग में चल रहे ख्यालों का फायदा उठाते हुए चक कहता है कि बॉस, कहीं ये सब बातें सच तो नहीं, कहीं आपको यहाँ विक्टिम बनाने के लिए तो नहीं लाया गया? हो सकता है कि ये लोग आपको यहाँ लाए हों। ये सब कहकर चक उसके दिमाग में ये बात डालता है कि वो भी एक मेंटल पेशेंट हो सकता है, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा हो। इन बातों को सुनकर टेडी के दिमाग पर असर पड़ने लगता है और साथ में वो तूफान भी तेज होने लगता है, जिसके पानी से उसे फिर से वही अजीब सी फीलिंग्स होने लगती हैं। इस बीच डेप्यूटी उनको ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है और उनको सूखे कपड़े देता है, क्योंकि वो दोनों पूरी तरह से भीग चुके थे। अब ध्यान देने वाली बात ये थी कि कपड़े असल में पेशेंट यूनिफॉर्म जैसे थे। अब एक बोर्ड रूम में डॉक्टर कॉली और बाकी लोगों की मीटिंग चल रही होती है, जिसमें वो सभी उसी एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर टेडी और चक पहुँच जाते हैं। लोगों को उस बारे में बात करते हुए सुनकर उसका बिहेवियर अजीब सा हो जाता है और फिर वो डॉक्टर से रेचल की उस चिट के बारे में पूछता है, लेकिन डॉक्टर उसे बताते हैं कि एक खुशखबरी है, रेचल वापस आ चुकी है। ये सुनकर टेडी हैरान हो जाता है और वो रेचल को इंटेरोगेट करने के लिए चला जाता है। वो कहता है कि तुम इतने दिनों से यहाँ नहीं थी, फिर भी तुम्हारे कपड़े साफ हैं, तुम्हें कोई चोट नहीं लगी और ना ही तुम्हें कोई दिक्कत है। अब वो आगे कुछ पूछता उससे पहले रेचल उठकर उसे गले से लगा लेती है और उसे जिम कहकर बुलाती है। गले लगते ही टेडी अचानक से इमोशनल हो जाता है, जो उसके दिमाग के लिए एक अजीब सा मोमेंट था। अगले ही पल रेचल उसको धक्का दे देती है और चिल्लाते हुए कहती है कि तुम खूनी हो। ये सुनते ही टेडी को शॉक लगता है और उसे अचानक से चक्कर आने लगते हैं। इसके बाद टेडी को एक पेशेंट के बेड पर सुला दिया जाता है, जहां उसे वर्ल्ड वॉर के सपने फिर से आने लगते हैं। अब यहाँ उसे फिर से बर्फ में जमे हुए लोग दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार उसमें ये वाली रेचल और छोटी बच्ची भी शामिल होती है कि आपने मुझे क्यों नहीं बचाया। इसके बाद टेडी खुद को उसी रूम में पाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात डॉक्टर कॉली से हुई थी। वो देखता है कि उस कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी है एंड्रयू लेडीज, जिसकी आंख के ऊपर बड़ा घाव है। इसके बाद उसे चक दिखता है और फिर दिखती है यही रेचल, जिसके पास 3 बच्चे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। अब रेचल उससे कह रही है कि इनको ले जाने में मेरी मदद करो। टेडी ऐसा ही करता है और उन बच्चों को पानी में डाल देता है। अब यहाँ वो छोटी बच्ची फिर से उससे पूछती है कि आपने मुझे क्यों नहीं बचाया। रोता हुआ टेडी पहली बार जवाब देते हुए कहता है कि जब तक मैं आया तब तक काफी देर हो चुकी थी, आई एम सॉरी। यहाँ टेडी का सबकॉन्शियस माइंड उसे बताता है कि कुछ न कुछ तो है जो उसने गलत किया है। इसी बीच वो अपने सपने से जागता है और अपनी रियल वाइफ को देखता है,
जो उससे कहती है एंड्रू लेडिस अभी भी जिंदा है और तुम्हें उसे ढूंढकर मारना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टेडी की नींद खुल जाती है, यानी ये भी टेडी का एक सपना होता है। नींद खुलते ही वो देखता है कि चारों तरफ भगदड़ मची हुई है, क्योंकि कल रात आए तूफान में सारे जनरेटर्स खराब हो गए हैं और उसकी वजह से सभी लोग इधर उधर भाग रहे हैं। ये होते देख चक कहता है कि बॉस, यही मौका है, हमें उस तीसरी बिल्डिंग में चलना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है। टेडी इसके लिए राजी हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों उस बिल्डिंग में पहुँचते हैं। असल में टेडी के दिमाग में ये था कि रेचल तो मिल चुकी है, लेकिन एंड्रू अभी भी यही है और वो खतरनाक है, इसलिए उसे तीसरी बिल्डिंग में ही रखा गया होगा। इस बिल्डिंग में जाते ही एक खतरनाक पेशेंट टेडी को टीज करता है, जिसके बाद टेडी उसके पीछे पड़ जाता है और इतने गुस्से में आ जाता है कि उसे मारने लगता है। इस बीच चक पीछे छूट जाता है और तभी एक गार्ड और चक आकर उस पेशेंट को टेडी से छुड़ाते हैं। तभी टेडी को एक पेशेंट की अजीब सी आवाज आने लगती है, जो और कोई नहीं बल्कि जॉर्ज था। टेडी माचिस जलाकर उसकी तरफ देखता है तो जॉर्ज उसे पहली बार सच का सामना करवाता है। वो कहता है कि ये लोग तुम पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ना तो चक तुम्हारा साथी है और ना कोई और। ये सब लोग तुम्हारे दिमाग से खेल रहे हैं और तुम बस एक खिलौना हो। मुझे यहाँ तुम्हारी वजह से ही बंद किया गया है ताकि मैं तुम्हें ये सब बता सकूं। इसके बाद वो कहता है कि तुम्हारी बीबी मर चुकी है, इसलिए अब उसको अपनी यादों से अलविदा कर दो ताकि तुम ठीक हो सको। इस बीच हम देखते हैं कि एंड्रू की वाइफ डोलोरेस की इमेज जॉर्ज के पीछे आ जाती है और वो टेडी से कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। असल में डोलोरेस को देखना टेडी के दिमाग का भ्रम था, क्योंकि वो धीरे धीरे अपनी सच्ची यादों के घेरे में आता जा रहा था। ये सब देखकर टेडी का सर चकराने लगता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद जॉर्ज कहता है कि अगर तुम्हें सभी सवालों के जवाब चाहिए तो तुम्हें लाइट हाउस जाना होगा, वहीं तुम्हें मिलेगा असली एंड्रू लेडिस। इसके बाद वो बाहर आकर चक से मिलता है और उसे उस पर शक होने लगता है। तभी चक उसे एंड्रू लेडिस का इंटेक लेटर देता है, जिसमें उसकी सिर्फ एक फोटो होती है और कुछ नहीं। टेडी कहता है कि चक, हमें उस लाइट हाउस में जाना होगा क्योंकि वहीं हमें एंड्रू मिलेगा। लेकिन चक उसे रोकता है कि नहीं, वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ जाकर बस हमारा टाइम वेस्ट होगा। लेकिन टेडी उसको कहता है कि तुम यहीं रुको, क्योंकि वो आदमी बहुत खतरनाक है, इसलिए मुझे ही उससे बात करनी होगी। इस बीच टेडी को एहसास होता है कि चक नीचे पानी में गिर गया है। हालांकि चक वहाँ छुप जाता है, लेकिन टेडी का दिमाग उसको दिखाता है कि चक नीचे गिरा हुआ पड़ा है और उसकी मौत हो चुकी है। जिसके बाद वो चक को उठाने के लिए नीचे उतरता है, लेकिन वहाँ उसे चक नहीं मिलता। अब उसका दिमाग काफी कंफ्यूज हो जाता है और फिर उसे एक होल से एक लाइट आती हुई दिखाई देती है, जहाँ पहुंचकर उसे एक और रेचल सोलांडो मिलती है, जो उसके दिमाग की ही उपज थी। वो कहती है कि मैं भी उस हॉस्पिटल में पहले एक डॉक्टर थी, लेकिन बाद में मुझे एक पेशेंट बना दिया गया। अब टेडी कंफ्यूज हो जाता है कि अगर ये असली रेचल है तो वो कौन थी जो डॉक्टर कॉली ने उससे मिलवाई थी। इसके जवाब में ये वाली रेचल कहती है कि ये सब असल में टेडी को इस हॉस्पिटल में लाने का एक तरीका होगा, ताकि तुम्हें यहाँ लाया जा सके और तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा सके, क्योंकि इस आइलैंड पर लोगों के दिमाग पर काबू करके उनके इमोशंस को निकाल दिया जाता है और उन्हें अधमरा कर दिया जाता है। रेचल ये भी कहती है कि अगर किसी के पास्ट में कुछ गलत हुआ हो तो उसे ये कहकर उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है कि वो उस हादसे की वजह से अनस्टेबल हुआ है। इतना सुनकर अब टेडी का दिमाग फट सा जाता है। उसे ये तो समझ आ गया था कि उसने कुछ गलत किया है जो ये रेचल बता रही है, लेकिन अब वो इन बातों को रिलेट करने लगता है कि कहीं ये सब सच तो नहीं जो ये रेचल बता रही है। अब दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि ये रेचल असल में उसकी इमेजिनेशन है, क्योंकि उसके दिमाग में हॉस्पिटल की सारी जानकारियां हैं, खुद की भी जानकारी है, लेकिन उसका दिमाग इन सब चीजों को लेकर कंफ्यूज्ड है, क्योंकि टेडी ने खुद को ये समझा रखा है कि वो टेडी है, जबकि उसके दिमाग को बार बार इन सभी घटनाओं से ये याद दिलाया जा रहा है कि वो टेडी नहीं कोई और है। अब टेडी यही सब सोचते हुए वहाँ से बाहर आ जाता है, जहाँ रास्ते में उसको डेप्यूटी मिलता है। डेप्यूटी उसको अपने साथ ले जाता है और बातों ही बातों में उसको मारने की बात करता है। ये सुनते ही टेडी भी खुद को बचाने की बात करता है और इसके बाद डेप्यूटी कहता है कि वेरी गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इसके बाद टेडी सीधे डॉक्टर कॉली के पास जाता है और पूछता है कि यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है। डॉक्टर कॉली पूछते हैं कि क्या हो रहा है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो।
और तुम कल रात से अभी तक कहाँ थे? टेडी पूछता है कि मेरा साथी चक कहाँ है? डॉक्टर कहते हैं कि कौन सा पार्टनर, तुम तो यहाँ अकेले आए थे। ये सुनते ही टेडी को गुफा में मिली रेचल की बात याद आती है कि ये सब उसके दिमाग से खेल रहे हैं। इसलिए अब वो सीधा डॉक्टर जेरमिया के पास जाता है जो उसको बेहोश करने की तैयारी में थे, लेकिन टेडी उल्टा उन्हीं को इंजेक्शन लगाकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो सीधा लाइट हाउस की तरफ भागता है, लेकिन तभी उसकी बीवी और छोटी बच्ची की इमेज आकर वहाँ उसको रोक लेती है कि लाइट हाउस मत जाओ वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। यहाँ टेडी अपनी वाइफ की दी हुई टाई की मदद से गुस्से में आकर डॉक्टर कोली की कार में आग लगा देता है। इसके बाद एक बड़ा धमाका होता है जिसमें डोलारिस और छोटी बच्ची आग में जलकर खत्म हो जाते हैं। अब लाइट हाउस जाने का रास्ता बंद हो जाता है तो टेडी पानी में तैरकर वहाँ तक जाता है और वहाँ बैठे सिक्योरिटी गार्ड की गन लेकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो उस लाइट हाउस के अंदर जाता है और सोचता है कि फाइनली अब वो इस केस को सुलझा देगा, लेकिन ऊपर जाते ही वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर कोली बैठे होते हैं जो उसको देखकर कहते हैं व्हाई आर यू सो वेट बेबी, यानी तुम इतना भीग कैसे गए। अब दोस्तों ध्यान से आगे की कहानी को सुनना क्योंकि यही है इस मूवी का असली क्लाइमैक्स। डॉक्टर कॉली उसे समझाते हैं कि रेचल की जो चिट उसे मिली थी उस पर रूल ऑफ 4 का मतलब था वो 4 नाम जो उसने खुद अपनी सोच से इजाद किए हैं। डॉक्टर कहते हैं कि देखो तुम्हारा नाम है एंड्रू लेडीज, लेकिन तुमने एक और नाम बना रखा है जो ठीक उन्हीं शब्दों से बनता है, वो है एडवर्ड डेनियल्स। इसके बाद वो कहते हैं ठीक ऐसे ही तुम्हारी बीवी का नाम था डोलारेस चनाल, जिसके शब्दों से एक और नाम तुमने इजाद कर लिया और वो है रेचल सोलांडो। हाँ, वही रेचल सोलांडो जो असल में कहीं नहीं गई बल्कि तुम्हारी यादों में है। रेचल ही है डोलारेस यानी तुम्हारी बीवी और तुम हो एंड्रू जिसने अपनी बीबी को मारा है। और रही बात हुई 67 की, तो इस हॉस्पिटल में 67 पेशेंट्स हैं और 67 पेशेंट तुम खुद हो, इसलिए तुमको मैंने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं दिए ताकि तुम खुद अपनी सच्चाई तक पहुंच सको। तुम असल में टेडी नहीं एंड्रू हो और ये सब एक्सपेरिमेंट तुमको ठीक करने के लिए किया जा रहा था ताकि तुम सच को कबूल कर सको और अपनी हकीकत की दुनिया में वापस आ सको। वो कहते हैं कि तुमने इतना गलत किया था कि तुम उसको झेल नहीं पाए और अपने हिसाब से कैरेक्टर्स बना लिए। इसके बाद वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर पिछले 2 सालों से हो, सभी चाहते हैं कि तुम्हारा लोबोटोमाइज कर दिया जाए, लेकिन मुझे और तुम्हारी प्राइमरी साइकेट्रिस्ट को ये नहीं लगता। हमें लगता है कि तुम ठीक हो सकते हो या हो चुके हो। इस बीच टेडी शांत पागलों की तरह खड़ा रहता है और डॉक्टर की किसी भी बात पर भरोसा नहीं करता। वो कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा साथी चक ऊपर से नीचे गिरकर मर चुका है और आप कह रहे हैं कि कोई चक था ही नहीं और मैं ही एंड्रू हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि चक गिरकर मरा नहीं बल्कि वो भी तुम्हारी बीमारी से लड़ने में मदद कर रहे थे, वो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर शियान है। तभी हम देखते हैं चक यानी डॉक्टर शियान अपनी डॉक्टर वाली ड्रेस में वहाँ आ जाता है और कहता है कि दोस्त तुम ठीक हो चुके हो, बस इस सच्चाई को मान लो। इसके बाद टेडी कहता है कि जॉर्ज ने मुझे बताया था कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट होते हैं। इस पर डॉक्टर कॉली पूछते हैं कि क्या तुमने यहाँ कोई मशीन देखी या कोई एक्सपेरिमेंट देखा। टेडी सोचता है कि ये बात तो सच है कि मैंने किसी को नहीं देखा। इसी बीच वो फ्रस्ट्रेट होकर अपनी गन निकालता है और डॉक्टर कॉली को शूट कर देता है। अब टेडी यानी एंड्रू को लगता है कि गोली तो चली, लेकिन असल में वो एक नकली गन होती है और उसे समझ आता है कि ये सब उसका भ्रम था, वो गन नकली है। इसके बाद डॉक्टर कॉली कहते हैं कि याद करो तुमने क्या किया, ये देखो अपने बच्चे। एंड्रू कहता है कि मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। तभी वो डॉक्टर कॉली द्वारा दिखाए गए फोटोज को देखता है, जिसके बाद हमें एंड्रू के असली पास्ट को दिखाया जाता है। असल में एंड्रू सेना में था जहां उसने सरकार के कहने पर कई बेगुनाह जर्मन्स को मारा था। सेना से वापस आने के बाद उसके मन में मलाल था कि उसने बेवजह इतने लोगों को मारा है। इस वजह से वो काफी शराब पीने लगा और उसकी इस आदत से उसकी बीबी डोलारेस परेशान होने लगी। वक्त बीतता गया और एक दिन डोलारेस ने डिप्रेशन की वजह से घर में आग लगा ली। अब इस बात की केयर करते हुए एंड्रू ने नया घर ले लिया और उसे लगा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन ऐसे ही बीते और उसने अपनी शराब नहीं छोड़ी। उसकी बीबी फिर से एक लेवल ऊपर चली गई और उसने वो किया जो डिप्रेशन में आकर करना भी बहुत मुश्किल था। अब एक दिन जब एंड्रू घर में होता है तो देखता है कि उसकी बीबी काफी भीगी हुई है। वो पूछता है कि व्हाई आर यू सो वेट बेबी, और बच्चे कहाँ हैं? उसकी बीवी अजीब सा बिहेव करती है और कहती है कि तुम्हें याद नहीं, बच्चे तो स्कूल गए हैं।
ये सुनकर एंड्रू के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस दिन स्कूल की छुट्टी थी। इसके बाद वो पीछे लेक की तरफ भागता है क्योंकि उसकी वाइफ उसी के पानी से भीगी हुई थी। वहाँ जाते ही वो जो देखता है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि उसकी बीवी ने डिप्रेशन में आकर तीनों बच्चों को पानी में डुबाकर मार दिया है और अब वो उससे कहती है कि बच्चों को जल्दी से तैयार करो और खाने के लिए आ जाओ। इसके बाद वो समझ जाता है कि उसकी बीवी अब पूरी तरह से पागल हो चुकी है, जिसके बाद वो उसे मार देता है और फिर घंटों बैठकर अपने ऊपर अफसोस करता है कि उसकी एक पीने की आदत की वजह से उसने आज अपने परिवार को खो दिया। वो इस सब के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है और फिर इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एंड्रयू को अब सब कुछ याद आ चुका है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि उसकी एक बेटी का नाम रेचल था, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, इसलिए उसे वो नाम इतना याद रहता था। होश में आने के बाद उसको एक नर्स दिखती है जो असल में पहले रेचल होने का नाटक कर रही थी। इसके बाद डॉक्टर कॉली एंड्रयू से कहते हैं कि तुम्हें सच को कबूल करना होगा, वरना मुझे मजबूरन और डॉक्टर्स के कहने पर तुम्हारी सर्जरी करवानी होगी। फाइनली एंड्रयू अब कन्फ्रंट करता है और अपनी सच्चाई को कबूल कर लेता है। डॉक्टर उसे यहाँ एक और बात बताता है कि हम तुम्हारे साथ ये सब पहले भी 2 बार कर चुके हैं, लेकिन पहले कभी भी तुम अपनी सच्चाई के इतने करीब नहीं पहुँच पाए। हालांकि पहले भी तुम अपनी सच्चाई को मान लेते थे, लेकिन जब दूसरे दिन उठते तो खुद को तुम टेडी मान लेते थे। अब देखना ये है कि आखिर इस बार क्या होता है। इसके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर शियान एक बार फिर से चक वाली ड्रेस पहनकर उसके पास आते हैं। सभी डॉक्टर सोचने लगते हैं कि आखिर आज एंड्रयू ठीक बना रहेगा या खुद को फिर से टेडी समझेगा। इसी बीच डॉक्टर शियान चक बनकर उससे कहते हैं कि बॉस, आगे क्या करना है। तभी एंड्रयू कहता है कि हमें इस आइलैंड को ठीक से देखना होगा, क्योंकि यहाँ कुछ तो ऐसा चल रहा है जो हमें नहीं पता। ये सुनकर डॉक्टर शियान बहुत निराश होते हैं और डॉक्टर कॉली को इशारा करते हैं कि पूरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है और एंड्रयू फिर से खुद को टेडी समझ रहा है। इसके बाद डॉक्टर कॉली जेरेमिया को इशारा करते हैं और उनके कहने पर कुछ लोग एंड्रयू के पास जाने लगते हैं ताकि अब उसकी सर्जरी की जा सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टेडी अपने साथी चक से कहता है कि मुझे एक बात बताओ, दोनों में से मुश्किल क्या है, एक राक्षस की तरह जीना या फिर एक अच्छे आदमी की तरह मर जाना। ये कहकर वो खुद उन लोगों की तरफ बढ़ जाता है जो उसको लेने के लिए आ रहे थे और उसके इस सवाल पर डॉक्टर शियान कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी तो इसने मुझे चक समझा और अभी इसने मुझे ऐसा सवाल किया जो सिर्फ एंड्रयू ही कर सकता था, और इसी मोमेंट पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या टेडी सच में एंड्रयू बन चुका था या फिर वो दोबारा टेडी बन गया था? हालांकि मेरा मानना है कि एंड्रयू को सब कुछ याद था, वो पूरी तरह से ठीक भी था, लेकिन वो उस सच्चाई के साथ जीना भी नहीं चाहता था, इसलिए उसने ये रास्ता चुना ताकि उसके सारे इमोशंस खत्म हो जाएं। हालांकि फिल्म के बीच कई ऐसी हिंट्स दी गई हैं जिनसे हमें पता चल सके कि पूरी मूवी में आखिर चल क्या रहा था। शुरुआत में जब वो गार्ड्स के पास आते हैं तो सभी गार्ड्स टेडी के पास ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि वो एक पेशेंट है और उस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। ठीक ऐसे ही उस लेडी ने उसकी डायरी में जब रन लिखा होता है तो वो कहना चाहती थी कि यहाँ से भाग जाओ, ये लोग तुम्हारे साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इस वक्त भी उस लेडी और टेडी के पीछे गार्ड्स थे, लेकिन चक के पीछे कोई नहीं, क्योंकि वो डॉक्टर था। पानी में बार बार उसको वोमिटिंग फील होना और भीगने पर अजीब लगना, ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके दिमाग में पानी को लेकर एक डर था, क्योंकि उसके बच्चे पानी में डूबकर मरे थे। इसलिए जानबूझकर इस एक्सपेरिमेंट में उसे लाइट हाउस की तरफ तैराकर भेजा गया ताकि उसका पानी का डर निकल जाए। और भी बहुत माइनर डिटेल्स हैं, जैसे सभी गार्ड्स पहाड़ी पर बस बैठे होते हैं, किसी को ढूंढ नहीं रहे होते, क्योंकि वो इस ड्रामा का हिस्सा थे। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? IMDb पर इसकी रेटिंग 8 से भी ज्यादा है और इसके अलावा इसे ऑस्कर भी मिल चुका है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।